हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्री पैराडाइज। और आज के लेक्चर में हम लोग गाजर की खेती के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि गाजर जो है आपकी, वो कैसी फसल है? आपकी जड़ वाली फसल है। ठीक है, जड़ फसल है गाजर। गाजर के साथ साथ मूली भी आपकी क्या होती है? जड़ फसल होती है। तो गाजर का जो वानस्पतिक नाम होता है वो होता है आपका डाकस करोटा। ठीक है, इस चीज़ का याद रखिएगा, डेकस करोटा इसका क्या होता है? वानस्पतिक नाम होता है। इसके कुल की बात करें तो यहाँ से प्रश्न अक्सर आता है, एक नंबर में भी पूछ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, और कंपटीशन में भी पूछ सकते हैं कि गाजर किस कुल का सदस्य है। तो गाजर का जो कुल होता है वो अम्बेली फेरी होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और इसके कुल का एक और नाम होता है जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? एपीएसी बोलते हैं। तो आप दोनों नाम में से कोई भी एक नाम याद कर सकते हैं, या फिर दोनों याद कर लीजिए, अम्बेली फेरी और एपीएसी। ये दो नाम होते हैं गाजर के कुल के। उसके बाद इसका उत्पत्ति स्थान, ठीक है, हो सकता है आपकी किताब में अलग दिया गया हो, लेकिन आपको अफगानिस्तान ही लिखना है। अफगानिस्तान से क्या हुआ था? गाजर की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है। फिर इसके गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 2n = 18 होती है। ये कुछ बेसिक जानकारी थी आपकी गाजर की। अब गाजर का रंग देखा होगा आपने मार्केट में, या तो नारंगी होता है या तो होता है लाल। ये दो अलग अलग रंग के क्या आते हैं? गाजर आते हैं आपके। तो अगर आपके गाजर का रंग नारंगी है तो उसका कारण यह है कि उसमें एक वर्णक पाया जाता है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? बीटा कैरोटीन। तो अगर आपके गाजर का रंग कैसा है? लाल रंग है, तो उसका कारण भी एक प्रकार का वर्णक होता है जिसको हम लोग जानते हैं एंथोसाइनिन के नाम से। तो ये आपके दो वर्णक थे। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि आखिर लाल रंग क्यों होता है गाजर का, और साथ ही साथ आपका नारंगी रंग या फिर ऑरेंज कलर गाजर का क्यों होता है। ये चीज़ें आप जान गए। उसके बाद गाजर की खेती करने के लिए कैसी जलवायु की आवश्यकता पड़ती है? तो गाजर की खेती करने के लिए आपको किस तरीके की जलवायु चाहिए? तो गाजर आपकी सबसे बढ़िया ठंडी जलवायु में होती है। तो गाजर आपकी कैसी फसल हो गई? कूल सीजन क्रॉप हो गई। और अगर बात करें कि गाजर का अगर सबसे सर्वोत्तम रंग आपको प्राप्त करना है कि गाजर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हो और उसका रंग काफ़ी अच्छा हो, तो कितना तापक्रम होना चाहिए उसके बीज के अंकुरण के लिए? तो ये माना जाता है कि 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का तापक्रम बहुत ही अच्छा माना जाता है, जिससे क्या हो? गाजर का रंग बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है। उसके बाद इसकी खेती के लिए मृदा कैसी चाहिए ये भी देख लेते हैं। अच्छा, गाजर जमीन के नीचे होता है, ये बात आपको पता है। तो अगर काफ़ी टाइट मृदा होगी, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जो अंदर की जो जड़ें होंगी गाजर की, जो जड़ होगी वो नीचे तक उसकी वृद्धि नहीं हो सकेगी। इसलिए गाजर की खेती के लिए आपको ढीली भूमि की आवश्यकता पड़ती है और गहरी हो, जिससे क्या हो सके? उसका रूट पेनिट्रेशन अच्छा हो सके और वो नीचे तक उसकी वृद्धि हो सके। इसीलिए हमारी बड़ी बड़ी गाजरें हमको प्राप्त हो सकेंगी। और कैसी भूमि चाहिए? दोमट मृदा चाहिए होती है इसके लिए। डोमट को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? लोम सॉइल कहते हैं। तो कितने पीएच पे इसकी खेती बहुत अच्छे से की जा सकती है? इसका पीएच मान कितना होना चाहिए मृदा का? तो ये भी जान लीजिए कि 6.5 कह लीजिए, लगभग उदासीन के आसपास। 7 हमारा उदासीन पीएच होता है, तो लगभग इसके आसपास अगर हमारी मृदा का पीएच है तो बहुत ही अच्छे से आप गाजर की खेती कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपका पीएच क्या हो गया? 2.5 से नीचे चला गया, ठीक है। 2.5 से जब पीएच नीचे जाएगा आपका, तो क्या होगा कि उपज कम हो जाएगी। ठीक है, गाजर की क्या होगी? उपज आपको कम प्राप्त होगी। इसीलिए पीएच का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है गाजर की खेती में। तो हमने जलवायु देख ली कि गाजर की खेती के लिए सबसे बढ़िया कौन रहती है, और फिर हमने मृदा का प्रकार भी पढ़ लिया। अब देखते हैं कि गाजर की उन्नत किस्में कौन कौन सी होती हैं। ठीक है। तो मार्केट में आपने देखा होगा कि एक बहुत ही गहरे लाल रंग का गाजर आता है और दूसरा आपका नारंगी रंग का होता है, ऑरेंज। तो इसका कारण भी देखिए। कुछ किस्में होती हैं गाजर की जो आपकी एशियाई किस्में होती हैं, और कुछ होती हैं आपकी यूरोपियन किस्में होती हैं। तो यहाँ पे समझिएगा, एशियाई किस्में ज़्यादातर भारत में उगाई जाती हैं। इनको हम लोग देसी किस्मों के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये आपकी देसी भी होती हैं, और इनको बहुत बहुत ही ज़्यादा कम तापमान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो दूसरी तरफ आपकी कौन सी हैं? यूरोपियन किस्में हैं, जिनको बहुत ही कम ताप की आवश्यकता पड़ती है। अब भारत में हर जगह पे एक जैसा तापमान नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग टेम्परेट क्लाइमेट में ज़्यादातर उगाते हैं। जैसे हमारा जो मैदानी क्षेत्र है भारत का, ठीक है, वहाँ पे इतना कम ताप नहीं रहता है। तो इसमें यूरोपियन किस्में जो होती हैं उनका बीज आप मैदानी क्षेत्रों में नहीं पैदा कर सकते, क्योंकि आपको बहुत ही कम तापमान की जरूरत है। उसके लिए कैसी जलवायु चाहिए होगी? शीतोष्ण चाहिए होगी, हमको टेम्परेट क्लाइमेट चाहिए होगी। वहीं एशियाई किस्मों की बात करें तो ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट में बड़े आराम से हो सकती है। ठीक है, इसीलिए इसको हमने देसी कहा है, समझिएगा। यूरोपियन किस्मों को कैसा चाहिए? बहुत ही कम तापमान चाहिए। एशियाई किस्मों का जो ज़्यादातर रंग होता है वो लाल होता है। जैसे आपने शुरू में हमने दिखाया था ना आपको गाजर लाल रंग वाला। ज़्यादातर एशियाई किस्में कैसी होती हैं? ऐसी होती हैं, कुछ को छोड़ के, एक दो
का रंग क्या होता है, नारंगी भी होता है। जैसे कि पूसा मेघाली है आपका, बहुत ही फेमस वैरायटी है। अक्सर क्वेश्चन आता है कि पूसा मेघाली किस फसल की उन्नत किस्म है, तो आपको क्या लगाना है, गाजर लगाना है। वहीं बात करें अगर यूरोपियन किस्मों की, तो इनका रंग ज़्यादातर क्या होता है, नारंगी होता है। समझिएगा इस चीज़ को। तो आप दो अलग अलग तरीके की किस्में जान गए। यहाँ से प्रश्न बनता जरूर है कि दो यूरोपियन किस्मों के नाम लिखिए गाजर की, या दो एशियाई किस्मों के नाम लिखिए गाजर की। तो आपको दोनों की वैरायटीज याद करनी है। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं यूरोपियन किस्मों के बारे में गाजर की। तो यहाँ पे एक वैरायटी क्या है आपकी, चैंटने है। समझिएगा। अब चैंटने क्या होती हैं, थोड़ी मोटी गाजरें होती हैं। जैसे यहाँ पे फोटो में देखिए आप, क्या है, छोटी हैं और मोटी हैं। और इनका रंग कैसा होता है, इनका रंग आप देखेंगे ये मुख्यतः नारंगी नहीं है। इसका रंग कैसा है, रेडिश ऑरेंज है। इसका मतलब क्या हुआ, इनका रंग क्या हो गया आपका, गहरा लाल नारंगी है। समझ रहे हैं कि हल्का सा लालमी भी है गाजर में और नारंगी भी है, इसलिए इनका रंग थोड़ा सा हटके होता है। कुछ गाजरें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल नारंगी होती हैं, जैसे कि ये वाली नीचे आप देखिए। ठीक है। दूसरी क्या है आपकी, नेंटिस है। ये भी आपकी किस तरीके की किस्म है, आपको याद रखना है। यूरोपियन प्रजातियों हम लोग पढ़ रहे हैं, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। और जो आपकी चैंटने वैरायटी थी, ये 75 से 90 दिनों में क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। कितने दिन लगती है इसको तैयार होने में, 75 से 90 दिनों में ये क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। और वहीं बात करें अगर नेंटिस की, तो नेंटिस का रंग कैसा होता है आपका, नारंगी होता है मुख्यतः। ठीक है, नारंगी होता है और ये लंबी होती हैं, इस चीज़ का याद रखिएगा। ये लंबी होती हैं। वहीं ऊपर वाली चैंटने क्या थी, मोटी मोटी गाजरें थी। और इनका अगर आप आकार देखेंगे तो बेलनाकार आकार है इनका। नीचे क्या होती हैं, ये पतली होती हैं। यहाँ पे देखिए ये नीचे क्या है आपकी, पतली हैं, ये देखिए है इस तरीके से। तो आपने ये दो किस्में पढ़ ली, यूरोपियन प्रजातियाँ। ठीक है। यहाँ से अक्सर प्रश्न आ जाता है कि दो यूरोपियन प्रजातियों के नाम लिखिए, तो आपको बड़े आसानी से लिख देंगे आप ये चीज़ें। फिर अगला है क्या आपका, एशियाई किस्में। एशियाई किस्मों को हम लोग देसी किस्मों के नाम से भी जानते हैं। समझिएगा इस चीज़ को। उसमें सबसे पहले आपकी है पूसा मेघाली, बहुत ही महत्वपूर्ण किस्म है आपकी। वैसे तो मैंने बताया था कि एशियाई किस्में ज़्यादातर लाल रंग की होती हैं, लेकिन पूसा मेघाली आपकी नारंगी होती है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और ये नारंगी रंग की होती है। और इसमें जो कैरोटीन की मात्रा है, शुरू में मैंने आपको पढ़ाया था कि गाजर का नारंगी रंग किस पे निर्भर करता है, कैरोटीन की मात्रा पे। अगर गाजर नारंगी है मतलब उसमें कैरोटीन की मात्रा अधिक है। तो इसमें कैरोटीन की जो मात्रा है वो आपकी क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है। और ये कितने दिनों में तैयार हो जाती हैं आपकी, 110 से 120 दिनों में ये आपकी पककर क्या हो जाती हैं, तैयार हो जाती हैं। तो आपने एक किस्म पढ़ ली पूसा मेघाली। दूसरी आपकी क्या है, पूसा केसर। अब पूसा केसर जो है आपकी वो संकर किस्म है, हाइब्रिड है। ठीक है, हाइब्रिड है। इसको दो प्रजातियों के क्रॉस से मिलकर बनाया गया है। कौन कौन सी है दो वैरायटी, एक है आपकी लोकल रेड और दूसरी है आपकी नेंटिस। इन दोनों के संकरण से आपकी पूसा केसर नाम की उन्नत किस्म गाजर की बनाई गई है। और इसका रंग भी कैसा होता है, लाल रंग होता है। जैसे केसर आपका हो गया, उसी तरीके से लाल आपका क्या होगा, ये वाली प्रजाति होगी। कौन सी, पूसा केसर। फिर है आपकी गाजर नंबर 29। और ऐसे ही आपकी क्या है, एक HC1 नाम की किस्म होती है। तो ये 5-6 वैरायटी आपको गाजर की याद कर लेनी है, जिसमें आपको इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि कौन सी किस्म आपकी एशियाई है, जिसको हम देसी प्रजाति बोलते हैं, और कौन सी किस्म आपकी क्या है, यूरोपियन किस्म है। ठीक है। और रंग भी आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना है कि कौन सी नारंगी होती है। ये कुछ खास लक्षण आपको लिखने पड़ सकते हैं एग्जाम में। उसके बाद हमने क्या करना है, खेत की अपनी तैयारी करनी है। खेत की तैयारी करने के लिए हमने दो क्या करेंगे, हम जुताई कर देंगे बढ़िया। उसके बाद हम क्यारियाँ बना लेंगे। ठीक है, क्यारियाँ कह लीजिए या फिर डौलिया कह लीजिए। हम गाजर की जो खेती होती है वो क्यारियों में ही करते हैं। फिर खेत की तैयारी के वक्त हम क्या करते हैं, इसमें गोबर की खाद मिला देते हैं। ठीक है, गोबर की खाद को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, FYM के नाम से जानते हैं। अब कितनी मात्रा हम FYM की डाल देते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। 200 कुंटल 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से हम इसको बढ़िया जमीन में मिला देते हैं। आपको एक चीज़ का खास ध्यान रखना है गोबर की खाद मिलाते वक्त, कि आपकी जो FYM है गोबर की खाद, उसमें कूड़ा कचरा ज़्यादा ना हो, जिससे क्या होगा, गाजर की गुणवत्ता खराब हो जाएगी। आपने देखा होगा कभी कभी गाजर की नीचे वाली नोक पे क्या होता है, छोटी छोटी जड़ें निकल आती हैं। तो ऐसी जड़ें क्या करती हैं, उनकी मार्केट वैल्यू गिरा देती हैं। लोग इतना ज़्यादा उनको लेना पसंद नहीं करते हैं। लोग क्या करते हैं, ज़्यादा चिकनी चिकनी गाजरें लेते हैं। इस वजह से आपको गोबर की खाद जो डाली है उसमें कूड़ा कचरा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कच्ची नहीं होनी चाहिए, अच्छी डिकम्पोज होनी चाहिए। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अपनी लैंड प्रिपरेशन के टाइम पे या फिर खेत की तैयारी के वक्त उसको मिट्टी में मिला देंगे।
उसके बाद बारी आ जाती है आपकी सीड रेट की और सीड सोइंग की, कितनी बीज दर की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रति हेक्टेयर अगर आप गाजर की खेती के लिए सीड की बात करें तो 5 से 6 किलोग्राम मात्रा चाहिए होती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, बीज को उपचारित करा लेना चाहिए फफूंदनाशी से, जिससे क्या हो, हमारा गाजर सड़े ना। ठीक है, कभी कभी जब क्या होता है, छोटे छोटे बीज होते हैं गाजर के बहुत, तो उसका जब हम ट्रीटमेंट करा देते हैं कोई भी फफूंदनाशी से, दवाई से, तो उससे क्या करते हैं, फफूंद से लगने वाले रोगों के चांस कम हो जाते हैं कि रोग लगेगा नहीं अपने खेत में। तो हम क्या करते हैं, कैप्टान नमक फफूंदनाशी जो है उसकी 2.5 ग्राम मात्रा लेते हैं और पर किलो सीड के हिसाब से उसका बीज उपचार करा देते हैं। ठीक है, फिर बात आ जाते हैं कि कब कब हम बुआई करते हैं। तो यूरोपियन, एशियाई और पहाड़ी प्रजातियों में हम क्या करते हैं, अलग अलग समय पे बुआई करते हैं। तो जो हमारी यूरोपियन प्रजातियां होती हैं इनकी बुआई हम करते हैं मार्च से लेकर जुलाई तक। ये आपको समय याद रखना है, मार्च से जुलाई तक हम यूरोपीय प्रजातियों की बुआई करते हैं। कौन कौन सी थी आपकी, ये भी याद रखना, मैं रिवाइज करा रहा हूँ। एक थी आपकी नेंटिस, दूसरी आपकी क्या थी, चैंटने। ये 2 वैरायटी आपकी कैसी थी, यूरोपियन थी। इनको बहुत कम तापमान चाहिए, मैदानी क्षेत्रों में इतनी जल्दी नहीं हो पाएंगी क्योंकि वहाँ पे तापमान थोड़ा ज़्यादा होता है। फिर आपकी क्या है, एशियाई प्रजातियां हैं जिनकी बुआई आप कब कर सकते हैं, अगस्त से लेकर अक्टूबर तक कर सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जो आपकी पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे आप गाजर की बुआई कब से कब तक कर सकते हैं, मार्च से जुलाई में। मार्च से लेकर जुलाई तक आप गाजर की बुआई कर सकते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक है, तो ये तीनों का आपको समय याद रखना है, और उसके बाद कौन यूरोपियन है कौन एशियाई है ये भी याद रखना है आपको। फिर किस तरीके से हमारी बोने की विधि क्या होती है, तो ये देखिए यहाँ पे आप फोटो में देख पा रहे हैं, गाजर के बीज हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। अब गाजर के बीज जो होते हैं उनको अंकुरण होने के लिए, उनका अंकुरण अच्छे से हो, तो लगभग आपको 10 से 12 दिन का समय लग जाता है इनके अंकुरण होने में। और बहुत ज़रूरी होता है कि आप पर्याप्त नमी दें अपने गाजर के बीजों को, जिससे उनका अंकुरण बहुत अच्छा हो सके। अच्छा अंकुरण होगा तो ज़्यादा पौधे आएंगे और ज़्यादा उपज मिलेगी आपको। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनकी बुआई कैसे करते हैं, क्यारियाँ बना लेते हैं। हमने पढ़ा था खेत की तैयारी के वक्त, हमने क्या पढ़ा था कि हम क्यारियाँ या फिर डोलियाँ बना लेते हैं, उनमें हम इसकी बुआई करते हैं। फिर हम इसका अंतरण क्या रखते हैं, तो पंक्ति से पंक्ति की जो दूरी रखते हैं हम, वो रखते हैं हम 30 सेंटीमीटर रखते हैं। पंक्ति से पंक्ति की दूरी क्या कहलाती है, रो इंटू रो डिस्टेंस। फिर पौधे से पौधे की दूरी, प्लांट इंटू प्लांट डिस्टेंस हो गई, वो कितनी रखते हैं, 7.5 सेंटीमीटर रख देते हैं। तो बीज की जो गहराई रखते हैं, बहुत ज़्यादा गहराई पे भी हम नहीं बीज को बोते हैं, जिससे क्या हो कि पता चला हमने बहुत गहराई पे बीज को बो दिया, उसको पर्याप्त नमी ही नहीं मिल पाई और वो अंकुरण ही नहीं हुआ या तो सड़ गया नीचे ही। इसलिए हम गहराई कितनी रखते हैं, 1.5 सेंटीमीटर रखते हैं। ठीक है, ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी कि अंकुरण कितने दिनों में हो जाता है गाजर का बीज, और पंक्ति से पंक्ति की दूरी, और पौधे से पौधे की दूरी, और बीज की गहराई कितनी रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है कि गाजर की बुआई समतल क्यारियों में की जाती है। पंक्ति से पंक्ति की दूरी हमने कितनी बताई आपको, 30 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे की दूरी 7.5 सेंटीमीटर, या फिर आप थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हैं, 7 या 8 लिख सकते हैं। उसके बाद बारी आ जाती है खाद की। गाजर में खाद और उर्वरक का बहुत बड़ा महत्व होता है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था, अगर आप खराब गोबर की खाद डालते हैं तो गाजर की गुणवत्ता गिर जाती है। उसकी जो नीचे वाली नोक होती है उसमें छोटी छोटी जड़ें निकल आती हैं ऐसे। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी, दाम अच्छा नहीं मिलेगा किसानों को। इस तरीके से हमको गोबर की खाद कितनी डालनी थी, 200 से लेकर 250 कुंटल लिख दीजिए आप, खेत की तैयारी के वक्त या फिर आखिरी जुताई के आसपास। फिर नाइट्रोजन आपको कितना डालना है, इसमें 50 किलोग्राम नाइट्रोजन देना होता है, 50 किलोग्राम फास्फोरस देना होता है, और पोटास की मात्रा हम ज़्यादा देते हैं, 100 किलोग्राम पोटास चाहिए अच्छी उपज के लिए। ये सब हम कब देते हैं, तो ये सब हम देते हैं बेसल ड्रेसिंग के रूप में। बेसल ड्रेसिंग मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। बेसल ड्रेसिंग का मतलब होता है बुआई के समय, बुआई के समय कह लीजिए, या फिर अंतिम जुताई के बाद, तब हम क्या कर देते हैं, ये सब उर्वरक देते हैं। और नाइट्रोजन हम कभी भी पूरा नहीं देते हैं। ठीक है, इसका कारण ये होता है कि अगर आप एक साथ नाइट्रोजन दे देंगे तो क्या पता नाइट्रोजन की लीचिंग हो गई, जिस वजह से क्या होगा, नाइट्रोजन आपका बर्बाद हो गया, आपकी फसल को नहीं मिल पाएगा। इस वजह से हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन को हम 2 टुकड़ों में देते हैं। 50% नाइट्रोजन, जिसका मतलब क्या हुआ, 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, ये हम दे देंगे बुआई के वक्त। और बचा हुआ 25 किलोग्राम नाइट्रोजन है वो हम देते हैं 30 से 40 दिनों के बाद। 30 से 40 दिनों के बाद से मतलब हमारा है कि बुआई के 30 से 40 दिनों के बाद हम बचा हुआ नाइट्रोजन दे देते हैं। और किस तरीके से देते हैं, तो हम उसकी टॉप ड्रेसिंग कर देते हैं। टॉप ड्रेसिंग का मतलब क्या है, खड़ी फसल में उर्वरक को देना, ये क्या कहलाता है, टॉप ड्रेसिंग कहलाता है।
फिर जैसे यहाँ पे मैंने फ़ोटो दिखा रखी है कि अगर आप कूड़े कचरे वाली गोबर की खाद देंगे, ठीक है, तो ये देखिए हल्की हल्की सी जड़ें निकल आई हैं गाजर पे। अब ऐसी जो गाजर होती हैं आपकी, उनकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। मार्केट वैल्यू कम होगी तो दाम नहीं अच्छा मिलेगा। इस वजह से क्या होता है, हमें उर्वरकों का खास ध्यान रखना पड़ता है गाजर की खेती में। फिर बारी आ जाती है हमारी सिंचाई की। तो पहली सिंचाई जो हम देते हैं वो बीज बोने के तुरंत बाद दे देते हैं। उसके बाद दूसरी सिंचाई 5 दिन के बाद देते हैं। शुरू में मैंने आपको बताया था कि गाजर के बीजों को अंकुरित होने के लिए पर्याप्त नमी की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप सही से पानी नहीं देंगे या फिर पूरी तरीके से जितना उनको चाहिए उतना अगर उनको नमी नहीं प्राप्त होगी तो अंकुरित नहीं होंगे। अंकुरित नहीं होंगे, उपज कम हो जाएगी, सीधी सी बात। पहली सिंचाई के बाद हम दूसरी सिंचाई कब देते हैं? 5 दिनों के बाद। अगर शुष्क मौसम है तो 15 दिन के अंतर पे बाकी बची हुई सिंचाई हम कर देते हैं। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है कि हम खरपतवार नियंत्रण कैसे करते हैं गाजर की फसल में। अब खरपतवार मैं आपको हर बार बताता हूँ कि खरपतवार हमारे क्या होते हैं, बिन बुलाए मेहमान। खरपतवार के आ जाने से क्या होता है कि गाजर और खरपतवार के बीच में लड़ाई होती है कि कौन ज़्यादा नमी प्राप्त कर लेगा और पोषक तत्वों का हिस्सा किसके पास जाएगा। खरपतवार ज़्यादा हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है अच्छी उपज हमें नहीं प्राप्त होगी गाजर की। क्योंकि क्या होता है कि जो खाना पीना था हमारे गाजर के लिए वो सब कौन ले जाते हैं? खरपतवार ले जाते हैं। इसलिए हमें पहली निराई गुड़ाई जो करनी चाहिए वो 15 दिनों के बाद कर देनी चाहिए, जिससे क्या हो सके हमारा खरपतवार कम हो जाए गाजर के खेत में। फिर अगर हम दवाई कौन सी डाल सकते हैं खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए, तो आपकी एक स्टोम्प नामक दवाई आती है जिसको हम खरपतवार नाशी बोलते हैं। इसको हम बुआई के तुरंत बाद अगर डाल देते हैं, बुआई के अगर हम तुरंत बाद डाल दें, जिससे क्या होगा कि 40 से 45 दिनों तक खरपतवार आपके नहीं उगेंगे। और यही आपका मेन पीरियड होता है कि गाजर की वृद्धि अच्छी होती है उस समय पे। तो ये क्या होगा कि 40 से 45 दिनों तक खरपतवार आपके नहीं उगेंगे। नो वीड्स। तो या इस तरीके से आप खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं अपने गाजर की फसल में। बात करें अगर गाजर की खुदाई की, तो जब इसकी जड़ें जो होती हैं किस्म के अनुसार पूर्ण रूप से विकसित हो जाएं, तब हम इनकी खुदाई कर लेते हैं। अगर हम देरी से इसको उखाड़ेंगे तो दिक्कत क्या आती है, एक तो ये कड़ी हो जाती हैं और इसका जो खाने में टेस्ट होता है वो बदल जाता है। तो खाने के लिए अनुपयोगी हो जाती हैं, खाने के लिए क्या हो जाती हैं, खराब लगती हैं खाने में। इस चक्कर में खुदाई का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब आ जाते हैं इसकी उपज पे, कितनी उपज आखिर हमें प्राप्त होती है। तो उपज में आपकी जो देसी किस्में होती हैं, जिनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, एशियाई किस्मों के नाम से जानते हैं। तो जो देसी किस्मों की उपज होती है या फिर एशियाई किस्मों की उपज होती है वो आपकी अधिक होती है। ठीक है, इसकी उपज क्या होती है, अधिक होती है। और लगभग लगभग आपकी 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से इसकी उपज मानी जाती है। वहीं जो विदेशी किस्में हैं आपकी, यूरोपियन किस्में, इनकी उपज कितनी मानी जाती है, तो इनकी उपज थोड़ी सी कम होती है, 150 से 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर की। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन से रोग लगते हैं आपके गाजर की खेती में। तो सबसे पहला रोग आपका कौन है, आर्द्र गलन, या फिर जिसको हम लोग डैम्पिंग ऑफ कहते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो ये रोग होता है ये फफूंद द्वारा होता है। ठीक है, फफूंद, कोई भी फंगस जो होती है, फंगस का नाम क्या होता है, पीथियम अफानी डर्मेटम नाम होता है। याद रखिएगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण रोग है आपका डैम्पिंग ऑफ। कौन सी फंगस के द्वारा होता है, पीथियम अफानी डर्मेटम नामक फंगस से होता है। इसमें होता क्या है, या तो आपका जो बीज होता है वो जमीन के अंदर ही सड़ जाता है, उसका अंकुरण ही नहीं हो पाता है। या तो मान लीजिए अगर अंकुरण हो भी गया तो पौधे इसके अचानक गिर पड़ते हैं और सड़ जाते हैं पौधे। ये आपका क्या है, आर्द्र गलन का मुख्य लक्षण है। इसका नाम में ही देखिए क्या आ रहा है, गलन आ रहा है, सीधी सी बात आप ये समझिए। अब इसका उपचार आप कैसे कर सकते हैं, आप क्या करेंगे, बीज उपचार करा लेंगे। जब आप बीज की बुआई करने जा रहे होंगे तो उससे पहले सीड ट्रीटमेंट हम करा लेते हैं फफूंदनाशी से। कौन से फफूंदनाशी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो है कैप्टान या फिर ब्रेसिकाल। ये दो दवाई हैं, ये दोनों क्या है, फफूंदनाशी हैं, फंगीसाइड जिसको हम कहते हैं। इसकी हम 3 ग्राम मात्रा लेंगे और 1 किलोग्राम या फिर 1 किग्रा बीज में मिला देंगे इसको। उस तरीके से हमारे बीज का उपचारण हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि डैम्पिंग ऑफ नामक जो रोग लगता है आपकी गाजर की खेती में वो नहीं लगेगा। फिर आपका दूसरा रोग कौन सा है, बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट, जिसको हम लोग जीवाणु मृदु सड़न के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, हो सकता है कि आपको पेपर में केवल मृदु सड़न लिख के दें और ये पूछ लें यह रोग किससे होता है। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि ये रोग फफूंद द्वारा नहीं होता है, जीवाणु द्वारा होता है, जिसको हम बैक्टीरिया कहते हैं। यहाँ पे लोग अक्सर गलती कर जाते हैं कि वो फफूंद लगाते हैं मृदु सड़न में भी, क्योंकि लोगों को लगता है कि फफूंद सही चीज़ें सड़ जाती हैं, लेकिन नहीं, जीवाणु द्वारा होता है यह रोग। और जीवाणु का नाम क्या है, इर्विनिया कैरोटोवोरा। इसमें देखो क्या होता है, जैसे गाजर है आपकी, ये पूरी गाजर ही सड़ने लगती है, ये यहाँ पे फोटो में आप देख पा रहे होंगे।
तो रोग के लक्षण दिखाई देने पर हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन का टॉप ड्रेसिंग कर देते हैं। टॉप ड्रेसिंग का मतलब होता है कि हम खड़ी फसल में डाल देते हैं। जब मैंने आपको खाद और उर्वरक पढ़ाया था यहाँ पे थोड़ी देर पहले, ये देखिएगा, तो मैंने बताया था कि हम नाइट्रोजन को 2 टुकड़ों में डालते हैं। 25 किलोग्राम बुवाई के समय डाल देते हैं और बची हुई 25 किलोग्राम हम क्या करते हैं, 30 से 40 दिनों के अंतराल पर डालते हैं, जिसको हम किस तरीके से देते हैं, टॉप ड्रेसिंग के रूप में देते हैं खड़ी फसल में, जिससे क्या होगा, आपका जो मृदु सड़न रोग है वो नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये आपके 2 रोग थे गाजर के। अब कीट नियंत्रण की अगर हम बात करें गाजर में, तो ये कीट बहुत लगता है जिसका नाम है कटवर्म। ये क्या करता है, एक तरीके से आप देखेंगे बहुत ही अचंभा लगेगा आपको देख के, ये पूरी की पूरी फसल ही साफ कर देते हैं ये कीड़े जो होते हैं, इसलिए बहुत ही हानिकारक कीट है। यह कीट रात्रि के समय निकलता है तथा पौधों के आधार से ही काट देता है, मतलब जो आपका जमीन का स्तर होगा वहीं से ही पौधों को काट देगा। ऐसा लगेगा किसी दुश्मन ने आके आपकी फसल को नष्ट कर दिया हो। ठीक है, और गाजर की गूदेदार जड़ों में छेद कर देता है यह कीट, इसीलिए यह बहुत ही हानिकारक माना जाता है। अब इसका उपचार आप कैसे कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो 0.1% क्या हम इसमें डालेंगे, क्लोरोपाइरीफॉस। और ये जो क्लोरोपाइरीफॉस दवा है ये आपकी कीटनाशी है, इसको हम घोल बना देते हैं और घोल बना के भूमि में भली बात मिला देते हैं। इस तरीके से आप ये जो आपका शत्रु है इससे भी निजात पा सकते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो आपको तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप कक्षा 12 सस्य विज्ञान के बाकी सारे लेक्चर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसका लिंक दे रखा है हमने, तो वहाँ से आप सस्य विज्ञान के सारे लेक्चर टॉपिक वाइज देख सकते हैं और चैप्टर वाइज भी लेक्चर हैं आपके। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू।